तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, हर कोई डिप्रेशन का शिकार है। किसी को किस चीज़ की टेंशन है, किसी को किस चीज़ की। बहुत सारे लोग ज़िंदगी से हार चुके हैं। अभी भी कई लोग हैं जो हमें जीने की एक उम्मीद जगा जाते हैं, हमको हौसला दे जाते हैं। आज की कहानी इसी बारे में। 6 लड़के जो एक आइलैंड पर फंस जाते हैं अपने घर से दूर। 6 लड़के अपने घर से दूर एक आइलैंड पर फंस जाते हैं और किस तरह वो वहाँ पर उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते हैं और कई कठिनाइयों से, कई हालातों से, कई मुश्किलों से पार पाकर वो अपने घर को लौटते हैं। ये उनके हौसले की कहानी है। तो शुरू करते हैं। और ये कहानी ये भी बताती है कि क्यों हमारा इंसान बने रहना ज़रूरी है, क्यों हम जानवर ना हो तो बेहतर है। क्योंकि जिस तरह आज का इंसान एक जानवर बनता जा रहा है, ये कहानी एक मिसाल की तरह है कि एक इंसान को दूसरे इंसान के प्रति कैसा होना चाहिए। तो ये बेसिकली एक सर्वाइवल स्टोरी है जिसमें कोई डार्कनेस नहीं है, कोई ट्रेजेडी नहीं है। 1965 आइसलैंड ऑफ टोंगा। 6 लड़कों का एक ग्रुप होता है जो कि स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल का नाम है सेंट एंड्रयूज एंजेलिकन बोर्डिंग स्कूल। अब इन 6 लड़कों के नाम थोड़े सुनने में अजीब हैं। सियोन फाटुआ, स्टीवन कोलो, फाकाटोआ, ये तीनों 17 साल की उम्र। चौथा है मोनो टटोया, 5वां ल्यूका वोस्को और आखिरी है टवीटा जिसकी उम्र 15 साल। सभी लड़कों की उम्र 15 से 19 के बीच में। तो ये स्कूल की लाइफ पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, जैसा कि आप भी हुए होंगे, जैसा कि मैं भी हुआ था। तो अब ये लड़के प्लान बनाते हैं कि काफ़ी हो चुका है ये लाइफ, अब हमको कुछ लाइफ में एडवेंचरस करना है, अपन को कुछ डेयरिंग करना मांगता है। तो एडवेंचर के लिए इन्होंने एक बोट चुराई और ये यहाँ से रवाना हो गए। इन्होंने बेसिकली तय किया कि ये न्यूजीलैंड जाएंगे और न्यूजीलैंड जाने की टोंगा जो आइसलैंड है वहाँ से दूरी है 5 घंटे बाई प्लेन। बोट से तो निश्चित रूप से काफ़ी ज़्यादा थी इसकी दूरी। तो ये एक 25 फुट की बोट चुरा लेते हैं। साथ में अपने रखते हैं कुछ केले, कुछ नारियल, एक गैस बर्नर, बट पानी वगैरह है कुछ नहीं रखते। इनको पूरी उम्मीद थी कि ये बिल्कुल टाइम से न्यूजीलैंड पहुंच जाएंगे। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, हंसते गाते जा रहे थे। अब जैसे ये नाव बीच समुद्र में पहुंचती है तो तेज़ हवाएं चलने लग जाती है। नाव इनकी लड़खड़ाती है पानी में, थोड़ा संभलते हैं, बट हवाएं और तेज़ होती जाती है और इवेंचुअली ये हवाएं इतनी तेज़ हो जाती है कि इनकी पूरी नाव बिखर जाती है और इनका चप्पू जो होता है वो इनके पास नहीं रहता। और जैसे तैसे हवा रुकती है, बट इनका सब कुछ लुट चुका था। पूरी नाव टूट चुकी थी और बस ये नाव के जो फट्टे हैं उस पर जिंदा थे। और इस नाव की हालत ऐसी हो चुकी थी कि इसको अब कहीं दिशा नहीं दी जा सकती। 8 दिन हो गए इनको समुद्र में गोते खाते खाते। इनकी फैमिली ने सोचा कि बच्चे जल्दी आ जाएंगे, बट काफ़ी दिन हो गए, महीनों हो गए, बच्चे नहीं आए। इनके परिवार वालों ने तय किया कि ये अब उनका फ्यूनरल रखेंगे, बट इसमें से एक लड़का जायोन, उसके पिता ने मना कर दिया कि मैं अपने बच्चे का फ्यूनरल नहीं करने वाला हूँ, वो बिल्कुल हेल्दी है, मुझे पता है, मेरा दिल कहता है। तो कुछ दिन बाद सारे बच्चे लौट आते हैं, सभी हेल्दी, सारे के सारे फिट। उनको देख के इन लोगों के होश फाख्ता हो जाते हैं कि कैसे इतने महीनों बाद ये सारे लड़के वापस आ चुके हैं। अब वो लड़के अपनी कहानी सुनाना शुरू करते हैं। 1954 में एक बुक आई थी जिसका नाम था लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, जिसको लिखा था विलियम गोल्डिन्स ने। ये 6 ब्रिटिश लड़कों के बारे में थी जो कि एक नई ज़िंदगी की तलाश में एक नाव में बैठकर निकलते हैं कुछ एडवेंचरस करने के लिए। बट होता यह है कि समुद्र में तेज़ लहरें आती है और वो एक सुनसान टापू पर जा पहुंचते हैं। वहाँ पर उनको खाने को कुछ नहीं मिलता, जैसे तैसे कुछ खा पी के गुजारा करते हैं और आखिर में सारे एक दूसरे को मार डालते हैं और एक शख्स लौट कर वापस घर आता है। यहाँ पर बताया गया है कि इंसान कितना सेल्फिश है और इंसानी नेचर कितना डार्क है। और यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि क्यों इंसानों को नियम में बंद कर रहना, रूल के अंडर रहना काफ़ी ज़रूरी है। उनको एक अथॉरिटी चाहिए सर्वाइव करने के लिए, अदरवाइज़ अगर सारों का फ्रीडम दे दें पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन ख़त्म हो सकती है। इन 6 लड़कों ने विलियम को गलत साबित किया। कैसे, आइए सुनते। 8 दिन तक गोते खाते रहे। 8 दिन बाद इनको एक आइलैंड दिखता है और जैसे तैसे ये अपने हाथ को एक चप्पू की तरह यूज़ करते हुए आइलैंड तक पहुंचते हैं।
और आइलैंड में पत्थरों से जाकर नाव टकरा जाती है। जैसे तैसे वो पत्थर के ऊपर चढ़ते हैं, वहाँ पर एक रिज बनाते हैं, आसपास से कुछ जो भी खाने की पत्तियाँ वगैरह मिलती वो खाते हैं। बट ये सारे के सारे 8 दिन भूखे प्यासे रहने की वजह से काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे। बट एक तरफ जहाँ ये ऊपर वाले को कोस रहे थे, दूसरी तरफ ये ऊपर वाले का शुक्रिया भी अदा कर रहे थे कि एटलीस्ट हमको गोते खाने के बावजूद भी कोई आइलैंड तो मिला, एक जीने की उम्मीद तो दिखी। हो सकता है यहाँ पर कुछ खाने का मिल जाए, या हो सकता है कोई यहाँ पर बोट आ जाए जो कि हमको रेस्क्यू करा के ले जाए। अब यहाँ पर इनको भूख लगी तो इन्होंने खाने के लिए जो वहाँ पर जो बर्ड्स वगैरह थे उनको पकड़ना शुरू किया। इन्होंने अपनी सारी हंटिंग स्किल्स लगाई और जो मिला, मछली मिली मछली खाई, बर्ड्स थे वो मिले उनको कच्चा खाया, उनके अंडे थे वो खाए। इनके पास कोई आग वगैरह तो थी नहीं, तो इनको सारी चीज़ें कच्ची खानी पड़ी। अब चूंकि समुद्र का पानी खारा होता है तो इनको पीने के लिए पानी नहीं था, तो इन्होंने बर्ड्स का जो खून था वो पिया। अब इस टाइम पे ये पीकी नहीं हो सकते थे क्योंकि जान बचानी ज़्यादा ज़रूरी थी और आप नखरे नहीं लगा सकते इस कंडीशन में। तो इन्होंने ये बिल्कुल चूज़ी नहीं हुए, जो मिला वो पिया, जो मिला वो खाया। इस बीच शिकार करते रहे, खुद को बिज़ी रखते रहे, क्योंकि अगर ये बिज़ी नहीं रहते तो इनको अपने परिवार वालों की याद आती। शाम को ये एक साथ बैठते, उम्मीद के बारे में बातें करते, इस उम्मीद की कि शायद कोई बोट आए और हमको रेस्क्यू करा के यहाँ से ले जाए। ये एक दूसरे को अटैक कर सकते थे, एक दूसरे को मार डाल सकते थे फूड के लिए, बट चूँकि ये जहाँ से आए थे वहाँ पर सारी पॉपुलेशन गरीब थी, सभी एक दूसरे की हेल्प करके बिल्कुल ह्यूमैनिटी से, मानवता के साथ ज़िंदा रहते थे। तो ये चीज़ अभी तक इनमें से गई नहीं थी इतनी मुसीबतों के बावजूद भी। और ये इनके सर्वाइवल के लिए भी काफ़ी ज़रूरी था कि ये साथ मिलकर घुल मिल कर रहें। ऑलमोस्ट 100 दिन के बाद ये तय करते हैं कि ये इन पत्थरों से ऊपर की तरफ जाएंगे जहाँ पर आइलैंड का टॉप वाला हिस्सा है, माउंटेन पर। अब जैसे ये वहाँ जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे नारियल पड़े हुए हैं, काफ़ी सारे चाकू पड़े हुए हैं, और इससे इनको ये अंदाज़ा लगता है कि यहाँ पहले भी कोई इंसान रहे हुए हैं, कोई सभ्यता यहाँ पे पहले भी रही हुई है। वहाँ पर धूल में इनको हड्डियाँ मिलती है जिनको वहाँ पर दफनाया गया है। तो ये उन हड्डियों को अच्छे से जोड़ते हैं, उनके ऊपर अच्छे से मिट्टी लगाते हैं और प्रे करके इनको फिर से दफना दिया जाता है। अब वहाँ पे इनको मुर्गियाँ मिलती हैं, पाइनएप्पल मिल जाते हैं, बनानास मिल जाते हैं, कोकोनट और ज़्यादा मिल जाते हैं। तो उनको जीने के लिए एक लग्जरी बेसिकली मिल जाती है। तो सयोन फटुआ जो कि इस ग्रुप का एक लीडर बना, उसने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया कि कम से कम वो अभी तक बचे हुए हैं, और इस बात के लिए कि ऊपर वाला उसके फेवर में, उन सब के फेवर में काम कर रहा है। और उसने ऊपर वाले से ये भी प्रार्थना की कि अगर वो यहाँ से ज़िंदा बचकर चला जाता है तो वो पूरी ज़िंदगी गरीबों की मदद करेगा। अब इन लोगों को हल्का फुल्का आइडिया था कि किस तरह से आग जलाई जाती है। काफ़ी घंटे मशक्क़त करने के बाद ये फाइनली आग जलाने में कामयाब हो जाते हैं। अब जैसे ही आग जलती है तो ये आसपास से लकड़ी वगैरह, गत्ते वगैरह उठा के लाते हैं ताकि वो आग बुझने ना पाए, क्योंकि इनको पता है कि एक बार आग बुझ गई तो हो सकता है वापस ये कभी ना जला पाएँ, क्योंकि बहुत मशक्क़त से एक बार ये आग जला पाए हैं, हो सकता है अगली बार आग जला ही ना पाए। तो अब चूंकि आग जल चुकी थी तो अब इनको पहली बार पका हुआ खाना मिला। तो इन्होंने एक बुफे ऑर्गेनाइज किया जिसमें जानवरों का मांस, बीन्स, फ्रूट्स सारे अवेलेबल थे। स्टीवन कोलो, उसको पता था कैसे गिटार बजाते हैं, तो उसने नारियल के पेड़ की जो स्ट्रिंग्स होती है उससे गिटार बनाया। लड़कों ने सारों ने गाने लिखे और ये रोज़ शाम को गिटार के साथ गाने गुनगुनाने लगे। अब पानी की समस्या फिर भी बनी हुई थी, बट यहाँ पर इनकी और किस्मत चमकती है। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी जड़ों में काफ़ी पानी होता है, जो बारिश से पानी ज़मीन में जाता है और कुछ पेड़ सूख लेते हैं, उनकी जड़ों में काफ़ी पानी होता है। तो लगभग 4 दिन की खुदाई के बाद इन्होंने वो पेड़ खोद निकाले जिनकी जड़ों में पानी था। तो अब इनको पानी की चिंता भी ख़त्म हो गई, क्योंकि इनको सर्वाइव करने के लिए इनफ वाटर मिल चुका था। इन्होंने बाकी पेड़ों से अपने लिए छत बनाई, दीवारें बनाई और इस सुनसान, वीराने, डरावने आइलैंड को रहने लायक बनाया। स्पोर्ट्स खेलने लगे। इन्होंने लकड़ी वगैरह से स्पोर्ट्स खेलने के जुगाड़ बनाए। फिर इन्होंने खुद का एक जिम बनाया जहाँ पर ये वेट ट्रेनिंग करते थे, वो भी लकड़ी से वगैरह से। ये लोग एक फैमिली की तरह हुए थे, काफ़ी कंफर्टेबल थे। इन्होंने अपने गार्डन्स बनाए और इन्होंने अपने काम डिवाइड कर लिए।
एक खाना पकाएगा, एक हंट करके लाएगा, एक मकान की शेल्टर बनाएगा। तो इस तरह से इन्होंने अपने सारे काम बांट लिए। बट वो कहते हैं ना कि सारे दिन एक जैसे नहीं होते। ट्रेजेडी इनकी लाइफ में भी आई। अब स्टीवन जो था वो एक 40 फीट ऊंचाई से गिरा। उस टाइम वो बर्ड को हंट कर रहा था। इस बीच में उसकी एक पाँव टूट गया। अब चूंकि वहाँ पर कोई मेडिकल असिस्टेंस, कोई हॉस्पिटल वगैरह था नहीं, तो इन लड़कों ने हॉट कोकोनट, गर्म जो कोकोनट का ट्री होता है, उससे इसका इलाज करने की कोशिश की। उसको कोई काम नहीं करने दिया गया, एक जगह बिठा के रखा गया और धीरे धीरे ये चीज़ हील हो गई। वहाँ पर एक निशान बन गया, एक स्कार बन गया, बट वो हील कर गया। कुछ दिनों बाद एक पेड़ गिरता है इनके बिल्कुल पास में, जो कि बहुत पास था, और थैंकफुली ये इनके पास ही गिरा, अदरवाइज इनमें से कईयों की जान जा सकती थी। चूँकि वहाँ पे कंफर्टेबली रह रहे थे, बट घर जाना किसे पसंद नहीं होता। इनको पूरी उम्मीद थी कि घर जाएंगे। बहुत कोशिशें की इन्होंने कि किसी तरह अपने घर पहुँच जाए, बट कोई ज़रिया नहीं दिख रहा था। इन्होंने जंगल की लकड़ियों से और वहीं के तनों से एक राफ्ट बनाई। सोचा कि इस राफ्ट पर बैठकर ये वापस अपने टोंगा के लिए निकल पड़ेंगे। राफ्ट भी उसी तरह क्रैश कर गई जिस तरह नाव क्रैश की थी। वापस से इनके घर जाने की उम्मीदों पर पानी फिर गया। अब 15 महीने बाद 11 सितंबर 1966, 11 सितंबर 1966 सारे के सारे चिल्लाने लगते हैं खुशी के मारे, एक दूसरे के गले मिलते हैं, क्योंकि सामने से एक बोट आती हुई दिखाई दे रही थी। बट अनफॉर्चुनेटली ये बोट इनके आइलैंड पर नहीं आ रही थी। तो ये खुद तैरकर उस बोट के पास जाते हैं और उसमें चढ़ जाते हैं। सारे के सारे नेकेड, पहनने को इनके पास कपड़े नहीं, बस ये नंगे बेतहाशा चिल्ला रहे। बोट का कैप्टन जो होता है उसका नाम होता है पीटर वार्नर, और इस बोट का नाम होता है जस्ट डेविड। ये सिर्फ नंगे चिल्ला रहे थे। कैप्टन उनको कपड़े देता है। उनको 15 महीने बाद कोई अच्छा खाना खाने को मिलता है। कैप्टन इनसे पूछता है कि ये कहाँ से हैं, तो ये बताते हैं कि हम टोंगा से हैं और हम टोंगा जाना चाहते हैं। कैप्टन पहले इनको सिडनी ले जाता है और वहाँ पर इनका इंटरव्यू करवाता है। मीडिया आती है, इनका इंटरव्यू लिया जाता है, फैमिलीज़ और इन लड़कों का रीयूनियन करवाया जाता है। बट यहाँ पर एक दिक्कत थी। अब चूंकि ये जो बोट लाए थे वो स्टोलन बोट थी, चुरा के लाए थे वो, तो अब इनको अरेस्ट किया जाना था। तो टोंगा में पहुँचते ही जो बोट का मालिक होता है वो इनको अरेस्ट करवा देता है। अब कुछ दिनों बाद पीटर वार्नर, जिसकी बोट पर ये बैठ कर आए थे, वो सोचता है कि क्यों ना सबको एक पार्टी दी जाए उसी आइलैंड पर। बट जब उसे पता चलता है कि इन लड़कों को नाव चुराने के आरोप में जेल में बंद कर लिया गया है, तब वो जाता है, उनके ओनर को पैसे देता है और उनको छुड़ा के लाता है। ये 3 दिन का जश्न रखते हैं आइसलैंड पर, और 3 दिन तक दिनों रात जश्न चलता है। डॉक्टर इनका चेकअप करता है। इनकी स्ट्रेंथ देख के वो अमेज्ड हो जाता है कि इन्होंने एक टूटी हुई टांग तक इनकी हील हो चुकी थी। जो जिस आइलैंड पर ये रुके थे उस आइलैंड का नाम था अट्टा, जो कि टोंगा से 100 माइल की दूरी पर था। एक ज़माने में इस आइलैंड पर 300 लोग रहा करते थे। बट एक बार एक तस्मानियन कैप्टन थॉमस मैकग्राथ वहाँ पर गया कुछ वेल्स को ढूंढने। अब बदकिस्मती से वेल तो मिली नहीं, तो वो क्या करता है कि उसने तय किया कि वो वहीं के लोगों को पकड़ के उनको एज ए स्लेव पेरू में भेज देगा। तो वो आइलैंड पर जाता है। आइलैंड के लोग उसको काफ़ी अच्छे से ट्रीट करते हैं, उसको खाना वगैरह सर्व करते हैं, ऑफ़र करते हैं। बट वो धोखे से उन्हीं को पकड़ के पेरू में भेज कर रह जाता है। अब जैसे ही ये लोग पेरू पहुंचते हैं, तो चूंकि यहाँ इस आइलैंड पर इनको पूरी रहते रहते ज़िंदगी बसर हो गई, पूरी ज़िंदगी निकाल दी, तो इनका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा नहीं था कि ये उस माहौल में सर्वाइव कर सके। तो लगभग सारे के सारे मर गए, और कुछ बचे थे तो वो इसी आइलैंड पर खत्म, जिनकी हड्डियाँ इन लड़कों को मिली। यहाँ पर इंसानी सिविलाइजेशन ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर कुछ जानवर थे, कुछ पशु पक्षी थे, जिनकी वजह से ये 6 लड़के सर्वाइव कर पाए। इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी। कोलो की एक ख्वाहिश थी कि काश वो एक और बार उस आइलैंड पर जा सके। 2015 में एक स्पेनिश एक्सप्लोरर अल्वारेस कोरेजो वो इनको ले जाता है, और अल्वारेस कोरेजो ही उनकी एक डॉक्यूमेंट्री बनाता है। कोलो की डेथ हो जाती है। फिलहाल ये सारे अपने 70s में हैं, और इनमें जो एक लड़का था मानो, इनमें से एक लड़का जो था मानो, वो पीटर वार्नर की ही बोट पर एज ए कैप्टन अब काम करता है। तो ये कहानी हमको
ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू से रूबरू कराती है कि किस तरह ह्यूमैनिटी रहनी ज़रूरी है, अदरवाइज़ ह्यूमन सिविलाइजेशन कभी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ये उस आइलैंड पर रहकर एक दूसरे की जान ले सकते थे और लड़ाई हो सकती थी और पता नहीं क्या क्या कुछ हो सकता था, बट इन्होंने चुना ज़िंदगी को, इन्होंने चुना प्यार को, इन्होंने चुना फॉरगिवनेस को, और उसी वजह से आज इतने सालों बाद हम इनकी बात कर रहे हैं। हर कोई चाहेगा ऐसी दुनिया में रहना, मैं तो बिल्कुल चाहूँगा जहाँ पे इस तरह का प्यार पनपता हो। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। मिलते हैं अगले दिन कोई नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। शुक्रिया।